बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। प्रोग्राम के आगाज़ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है और मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से एक छोटी सी काविश ये की जा रही है कि अपने सैलाब ज़दगान बहन भाइयों के लिए एक इमदादी कैंप लगाया गया है। और वो कैंप लगाने का मकसद क्या है कि हम भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोशिश करें और अपने सैलाब ज़दा बहन भाइयों के लिए जो है हम इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सकें। तमाम लोगों के लिए, तमाम लाहौरियों के लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं। जो लोग राशन वगैरह या इस्तेमाल की कोई भी चीज़ हमारे दफ्तर पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग उन लोगों को ज़रूर हम वेलकम कहेंगे। एक बात वाज़ेह कर दूं कि हम कैश किसी सूरत में भी नहीं ले रहे हैं। ज़रूरत का तमाम सामान जिसमें अशिया खुरनोश, खाने पीने की, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, कपड़े, बिस्तर वगैरह हैं, वो आप आ सकते हैं, जमा करा सकते हैं। बहुत सारे लोग सामान भेज भी चुके हैं। डिस्कस करने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि जो लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाह रहे हैं वो ज़रूर जो है वो यहाँ तक पहुँचें और सामान इमदादी जो है वो जमा करा सकते हैं। अगर यहाँ नहीं पहुँच सकते तो शहर में बहुत जगहों पर कैंप लगाए गए हैं। सिर्फ ये तसल्ली कर लीजिए कि सामान जो इकट्ठा किया जाएगा वो वहाँ तक पहुँचा भी दिया जाएगा, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया भी जाएगा। उसके बाद आप जो है वो सामान वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये सिलसिला सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने शुरू किया है, तो अगर आप इसमें हिस्सा डालना चाह रहे हैं तो मोर देन वेलकम। इसके साथ साथ एक बड़ा मसला जो लाहौरियों को फेस करना पड़ा है जी, शहर में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। लोग परेशान हैं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लाइट जा रही है और उससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से यही खबरें मिल रही हैं। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तलब और रसद में बैलेंस आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग की वजह क्या है वो समझ से बाहर है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे। अभी हमने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ आना है जी। आपको खबरों के साथ साथ आज के सेगमेंट्स भी होंगे और इसके साथ साथ आगे चल के हमारे मेहमान भी होंगे। बाकायदा आगाज़ हमारा पहला सेगमेंट, एक दिन एक नेकी। नाज़रीन, आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, कोई मुझे नसीहत फरमाइए और कोई मुझे तलक़ीन फरमाइए। तो आपने फरमाया कि जाओ, अल्लाह ताला सफ़र में तक़वा को तुम्हारे साथ शामिल कर दे, तुम्हारा साथी बना दे। ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी तक़वा, परहेज़गारी। तक़वा दर हकीकत कुरान मजीद बयान करता है कि इंसान की वो खालिस कैफ़ियत और हालत है कि जब बंदा अपने आप को, अपने आमाल को, अपने दिल को, अपनी रूह को अल्लाह के लिए ख़ास कर लेता है। ये तक़वा है। आपने फरमाया कि तुम सफ़र पे जा रहे हो, अल्लाह तक़वा को तुम्हारा साथी बना दे, तुम्हारा हम सफ़र बना दे। यानी सफ़र में इंसान जहाँ भी जाता है एक अजनबी की हालत और हैसियत से जाता है, कोई उसको नहीं जानता। तो ऐसे मकामात भी होते हैं कि जब इंसान दुनिया में फिरता है कि जहाँ उसे गुनाह के बड़े मौक़े मिलते हैं और फ़िस्क व फ़ुजूर के बड़े मौक़े मिलते हैं। तो इसलिए अगर इंसान के साथ तक़वा हो तो वो खलवत में हो या जलवत में, महफ़िल में बैठा हो या तन्हाई में हो, या ऐसे शहर में हो जहाँ पर उसको लोग जानने वाले हों, ऐसे शहर में हो जहाँ पर कोई भी नहीं जानने वाला। तो जहाँ भी इंसान हो, अगर तक़वा इंसान को नसीब हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत में गुज़रता है। जी नाज़रीन, ये था आज का पैगाम जो कि आप तक पहुंचा दिया। आज की खबरें क्या हैं वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। पहली खबर, महंगाई का सैलाब, गैस से सब्जी तक हर चीज़ के मुंह मांगे दाम। मोटरवे पर कार का सफर मजीद महंगा, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टोल टैक्स मजीद बढ़ा दिया गया। सियासी तौर पर टारगेट नहीं करे, लाहौर पुलिस के 2 सीनियर अफसर डट गए।
17 अरब का सेफ सिटी मंसूबा तबाही के दहाने पर कैसे पहुंचा, आज के शो में बताएंगे। खबरें आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद है, रिजवान नकवी साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं, पहली खबर क्या है हमारी? पहली खबर है अगेन पेट्रोल महंगा होने की गाजगश सुनाई देना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो हमने आपको कल भी बताया, सब्जियों के रेट कहाँ पर पहुँच गए हैं, लोग परेशान हैं। रीज़न अगेन उसको जो है वो कहा जा रहा है कि जी क्योंकि सैलाब आ गया, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर तबाही हुई तो सब्जियों की कीमतें महंगी हुई। लेकिन अगर हम देखें तो इससे पहले भी जो मुनाफाखोर हैं, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये कभी भी कंट्रोल नहीं हुए। हमारी खबर है महंगाई का सैलाब, गैस से सब्जी तक हर चीज़ के मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे हैं। सैलाब और रास्तों की बंदिश को जवाब बनाकर माफिया ने LPG की कीमतों में 50 रुपये तक इजाफा कर दिया। कीमत 240 रुपये फ़ी किलो, घरेलू सिलेंडर 250 रुपये महंगा, सब्जियां 60 रुपये तक महंगी। ओपन मार्केट में प्याज 300, टमाटर 370, लहसुन 350, मटर 300, अदरक 400, शिमला मिर्च 400, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। यानी ना तो आप शिमला मिर्च बना सकते हैं, ना तो आप गोभी इस तरह के करेले, कोई सब्जी कम से कम कोई बनाने का सोच नहीं सकता। लेकिन अगर आपने दाल बनानी है, खाली आलू बनाने हैं, तो आपको टमाटर भी खरीदने होंगे, प्याज भी खरीदना होगा, लहसुन अदरक भी खरीदना होगा। प्याज की कीमत भी 300 रुपये तक है। क्या करेंगे लोग? रिजवान साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखें, एक तरफ तो पूरे मुल्क में सैलाब है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नमेंट जो है या सियासतदान जो हैं, उन्हें अपने जो उनके झमेले हैं उनसे फुर्सत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें, ये जिम्मेदारी है, अभी उसका इम्पैक्ट नहीं आया कि जी रास्ते बंद हो गए और यहाँ पे चीज़ों का जो है मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे हैं। प्याज जो है 300 रुपये किलो तक वो पहुँच गए। सैलाब के हालात देख के ना TV स्क्रीन पर वो माफिया मुतहरिक हो गई, सामान स्टोर कर लिया, 1-2 दिन में उन्होंने महंगाई का ये नेग्लिजेंस है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, इंतज़ामिया की, कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेसी है वो क्या कर रही है। आप देखें, इससे पहले भी चेक नहीं था। मार्केट के अंदर जो नरखनामे जारी किए जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, उस पर अमल दरामद कहीं पे भी नज़र नहीं आता। आप गली मोहल्ले के जो आम वेंडर हैं जो यहाँ पे आके रेडी बान बेच रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप मार्केट्स में चले जाएँ तो एक वाज़ेह डिफरेंस आपको नज़र आएगा। जो उन्होंने अवेज़ा किए हुए नरखनामे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंतज़ामिया का काम है, लेकिन इंतज़ामिया अपना ये काम नहीं करती। इंतज़ामिया किन कामों पर लगी हुई है? इंतज़ामिया को डिस्प्यूटेड लैंड के अगर कुछ इशूज़ हैं जहाँ पे उन्हें पैसे कमाने का मार्जिन मिल सकता है, या जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो मार्केट्स में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, या फिर जो लोग ACDC लगवाते हैं, उनके जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है इस वक्त। तो आप मार्केट्स में चले जाएँ, आदमी जो है उसका तो पहले को पुरसाने हाल नहीं था। अभी सैलाब ज़दा इलाकों में जो जहाँ से सब्ज़ी या बाकी अशिया ज़रूरियाँ आती हैं, जहाँ पे काश्त होती हैं, उसका इम्पैक्ट अभी आना बाकी है। ये उससे पहले ही जो स्टॉक माफिया है, जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, उन्होंने इस मौके को गनीमत जानते हुए चीज़ों के मुंह मांगे दाम जो हैं वो मांगना शुरू कर दिए। कम से कम 1-1.5 महीना, जैसा कि रिजवान साहब ने कहा, अभी तो इम्पैक्ट आना बाकी है। 1-1.5 महीना तो सब्जियों की कीमतें कंट्रोल नहीं होने वाली। एक दौर था कि DC साहब बोली के टाइम पे बदामी बाग सब्जी मंडी पहुंचते थे, वहाँ पर भी देखते थे कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। बोली के टाइम पे खुद वहाँ पे मौजूद रहते थे। उसके बाद दुकानों पर भी, मार्केटों में भी 1-2 जगह पर, और ख़ुद जाने के बाद मैं कैप्टन उस्मान की अगर यहाँ पर मिसाल दूँ, उन्होंने अपनी टीम भी मुतहरिक की थी जब वो DC थे। तो अब तो कुछ नहीं नज़र आ रहा हमें। ना जब रिले इंतज़ामिया के लोग जाते हैं सब्ज़ी मंडी में, फिर पुलिस की ड्यूटियाँ लगती थी, SPs जो थे उनको कहा जाता था कि आप भी जाएँ, हालांकि उनका कोई काम नहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट के नुमाइंदे मंडी में मौजूद होंगे तो उस तरह की चीज़ें, मनमानियाँ नहीं चलेंगी। जिस तरह का मर्ज़ी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिस तरह की मर्ज़ी आपकी चीज़ें हों, अगर आप खुद वहाँ पे मौजूद हैं तो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसी तरह शुतरे बेमहार की तरह मार्केटें चलती रहें, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, आप ईमानदारी के साथ, जो मजिस्ट्रेट हैं वो ईमानदारी के साथ एक बाज़ार विज़िट कर लें, 2-3 पर्चे दे दें ईमानदारी के साथ, उसका कम से कम 1 माह इम्पैक्ट रहता है। वो गाड़ी भी गुजर जाए तो लोग डरते हैं कि कीमतें जो हैं वो प्रॉपर रखनी है, जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उस पर इम्प्लीमेंट करवाना है। मैं अभी सुबह पढ़ रहा था कि कोई जापान में कोई आफत आई तो एक बुज़ुर्ग खातून थी, वो उस इलाके में चीज़ें बेच रही थी।
तो एक बंदे ने ख़रीदी तो वो जो सेम रेट था जो यानी जहाँ से बन रही थी फैक्ट्री रेट पे वो बेच रही थी। उसने पूछा कि आपने ये कहाँ से चीज़ें लाई हैं? उसने कहा मैं तो फैक्ट्री से लेके आती हूँ। उन्होंने कहा आप इस पर मुनाफा क्यों नहीं लेती? उन्होंने कहा मेरे लोग आफत में हैं तो मैं अपना हिस्सा डाल दूँगी। तो यहाँ पे तो ये होता है कि कोई आफत आ जाए, कोई खुशी ईद आ जाए तो एकदम ये होता है कि 2-3 दिन पहले सब्जियां जो है 200% इजाफा हो जैसे आप जिस कौम की बात कर रहे हैं वो वाकईतन कौम है और जिंदा लोग हैं। हम चलते फिरते जो हैं वो मुर्दा हैं। और हमारे यहाँ पे जो स्टॉक होल्डर हैं जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है अच्छा खासा, वो तो इस ताक में रहते हैं कोई बहरान की कैफियत पैदा हो और हम उससे पैसा मल्टीप्लाई करें। तबाही देख के भी ये एहसास नहीं हो रहा कि कैसे घरों के घर, कारोबार के कारोबार बह गए। उसके बाद भी मैंने कल भी ये चीज़ की थी कि ये अल्लाह ताला दिखाता है बच जाने वाले जो लोग, हम जैसे जो लोग सेव हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ पैगाम छुपा है, कोई सबक है जो कोई हासिल नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये जो लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे, इनको जो लगवाने वाले हैं, शाह जी ने बात किया है कि इनकी पोस्टिंग करवाने वाले हैं। आप देखें ना, आपके जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं वो उनके उतने बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी तो करनी है। उन्होंने देखना है कि हमारे इलेक्शन पे कितना खर्चा आया है, वो कहाँ कहाँ से उन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं। और फिर इस तरह के जब मौके आते हैं तो वो उन्होंने अपना सारा नुकसान जो है वो तकरीबन 5-10 दिन में पूरा हो जाता है। मैं उस दिन प्याज लेने गया तो मैं समझ रहा था 50-60 रुपये किलो होंगे। उसने कहा, मैंने कहा 2 किलो प्याज लेने, उसने कहा 500 रुपये लेंगे। मैंने कहा मैं को गोश्त लिया, उसने कहा नहीं सब्जी रेट इतनी है। तो वहाँ पे सब्जी को हाथ नहीं लगाया जाता। गोश्त आप देख लें, समझ नहीं आती मुर्गी का रेट जो है। सब्जी भी आपने पकानी है तो ऑलमोस्ट आपका हर रोज का, अगर आप घी डाल रहे हैं, खाली आलू भी खरीदने हैं, प्याज वगैरह खरीदे, साथ टमाटर वगैरह, 1000 रुपया तो कहीं नहीं गया रिजवान साहब, ऐसे ही है। अब वो जो की वैल्यू कोई अब वो दाल सब्जी वाली जो बात करते थे ना कि गोश्त ना खाएं, दाल खा लेंगे, दाल खा के गुजारा कर लेंगे, ये मेरा ख्याल है गोश्त से ज़्यादा मुश्किल होगी। बिल्कुल ही नहीं आप खरीद सकते। मैं कल ये बात सोच रही थी कि किसी टाइम पर बड़ा मसला होता था लोगों के लिए कि हम घर कैसे बना सकेंगे, हम फलां चीज़ कैसे खरीद सकेंगे, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी। आज वो टाइम है कि लोगों का सबसे बड़ा मसला ये बना है कि खाना नहीं पूरा हो रहा, बिल ही नहीं पूरे हो रहे हैं। रोज़ाना की जो चीज़ें हैं आप उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। बच्चों की फीसेस, उसके अलावा आपने रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप 2 वक्त का खाना पूरा कर लें, आम आदमी जो 25-30 हज़ार या 35 हज़ार रुपये कमाता है, तो ये बहुत बड़ा उसका काम है कि बड़ी अभी जो बासगश्त हम पेट्रोल की कीमत की सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं जी पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, इस पे बिजली के निर्ख भी हर 2 दिन बाद बढ़ रहे हैं, तो फिर संभाला कौन देगा? ना शुक्र करें अभी तक तो गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा। पहले तो जब टमाटर महंगे होते थे तो कहते थे दही डाल लें, अब क्या कुछ डाल दें। साहब अभी ये मशवरे मिलेंगे आपको, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। तो ये जो पेट्रोल बढ़ने की बासगश्त है, पेट्रोल भी बढ़ जाना है और नजर आ रहा है कि ये लाजमी तौर पर ही होने वाला है, महंगाई नहीं थमने वाली। फिर रिजवान साहब देखें, अभी जब पेट्रोल के नर्ख अभी नहीं बढ़े और सैलाब के हवाले से जो उसका इम्पैक्ट है वो अभी आना बाकी है, उसके बावजूद जो महंगाई माफिया है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, जो एक मसनूई किल्लत पैदा करते हैं चीज़ों की, उसके बाद उन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। जब सप्लाई नहीं होती तो उसके बाद मुंह मांगे दामों पे वो चीज़ें मार्केट में फेंकते हैं और एकदम से वो प्रॉफिट जो है उसको मल्टीप्लाई करके ले जाते हैं। और ये फिर मैं वही बात करूँगा कि हमारी इंतज़ामिया जो है वो इस सारे मामले में मुजरम है कि वो खामोशी से बैठे रहते हैं, चूँकि उनका सिर्फ़ और सिर्फ मतमा नज़र जो है वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस को राज़ी रखना और अपने जो सिफारशी हैं जो उन्हें लगवाते हैं उन इलाकों में, उनके मफाद को प्रोटेक्ट करना। ऐसे ही है। इसके अलावा वो पब्लिक को सर्व करने नहीं आते, वो नाम के पब्लिक सर्वेंट ज़रूर होते हैं लेकिन इस मायार पे वो बिल्कुल भी कभी भी पूरे नहीं होते। कभी नजर आते तो आपको ये महंगाई इस लेवल की कोई भी जो सियासी बंदा है वो ईमानदार बंदे को तो लगवाता ही नहीं अपने इलाके में। उसको पता है कोई ईमानदार आ गया तो सारे उसके जो मफाद हैं वो पूरे नहीं होंगे। अगर थाने में आप अगर कोई ईमानदार बंदा DSP आ जाए, कोई निचले लेवल पे आ जाए तो वो तो इनको बर्दाश्त ही नहीं, चूँकि वो इनके हुक्म नहीं मानेंगे, वो मेरिट पे काम करेंगे, मेरिट पे काम होंगे तो ये इनके जो अवाम है वो खुश नहीं होगी, इनको वोट नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो अपना आप बचाने के लिए होती हैं, बाकी अवाम के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कुछ कर रहे हैं। अभी जो आपने देखा है पिछले कोई 2-4 माह में किस तरह तब्दीलियाँ आई हैं, ज़िली इंतज़ामिया के लोग, पुलिस के लोग, अब जो बंदा आता है उसको समझ नहीं आती कि मैंने नीचे कैसे मैनेज करना है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं है ना साई साहब, जिसको भी चाहे अपने मनपसंद लोगों को लेकर आए हैं। अब DC साहब से गुजारिश ये है कि अपनी टीम को मुतहरिक करें, ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं इनको मुतहरिक करें। ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों की कमर टूटती चली जा रही है,
उस पर अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ों को रोकने वाला कोई नहीं होगा, अपने मनपसंद के रेट पर सब्जियां, फल बेचने वालों, फल तो कोई खा ही नहीं सकता ना, इनको कोई रोकने वाला पूछने वाला नहीं होगा, तो फिर बेचारे लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी जो है वो मुश्किल होती जाएगी। ये जो हम देख रहे हैं खबरें, लोग एहतजाज कर रहे हैं बिजली के बिल उठा के, वापडा भारी बिजली के बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का वापडा हाउस के बाहर धरना। अब लोगों के लिए सिर्फ ये परेशानियां रह गई हैं, कोई बिल उठा के एहतजाज करेगा, कोई कीमतों के बारे में बातचीत करेगा, तो इसको कम किसने करना है? कौन है जो ये मसले देखेगा? फ़िलहाल तो नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है वो हमारे सैलाब ज़दगान बहन भाई हैं, उनकी मदद भी करनी है। सो कहीं ना कहीं आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है ताकि हम भी किसी का काम आ सके। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ ही रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। तो महंगाई का तूफान तो थमने वाला नहीं है, ये बात तो वाज़ेह है। इसके साथ साथ अब जो खबर हम डिस्कस कर रहे हैं, मोटरवे पर कार का सफ़र मज़ीद महंगा हो गया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टोल टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया गया है। पहले तो महंगा पेट्रोल लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उस पर फिर ये मज़ीद टैक्स जो लगाए जा रहे हैं। साई साहब ना देखें, मोटरवे पे सफ़र करना है तो बड़ा आरामदेह, बड़ा सहूलत वाला काम है। नहीं अब नहीं, मैं यही कहने लगा ना कि GT रोड से मैं जाता था अगर सियालकोट तो मुझे 3 घंटे लगते थे। फिर मोटरवे बन गई, वो खुद भी हमारे लिए बड़ा आसान था। जब मोटरवे तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुई और जब वो ज़्यादती केस सामने आया था, बिल्कुल वो उसके आगाज़ के दिन थे, तो तब तकरीबन 110 रुपये था लाहौर से सियालकोट का जो टोल टैक्स था। 2 साल के अंदर अंदर 190 रुपये या 180 रुपये उन्होंने कर दिए। सही। लाहौर इस्लामाबाद जब मैं आखिरी दफ़ा गया था तकरीबन 700 कुछ रुपये था, तो तकरीबन 1.5 साल में 1000 रुपये पहुँच गया। मोटरवे पुलिस ने अपने जुर्माने भी बढ़ा दिए हैं चलान के, यानी अगर आप एक चलान करवाते हैं, टोल टैक्स देते हैं, तो उसमें तकरीबन 4-5 हज़ार ये गया, 10,000 का पेट्रोल गया, आपको 2,000 का आपका वो गया जो क़यामो ताम पे रुक के आपने कुछ खा पी लिया, तो आपका तकरीबन जाने आने का खर्चा कम अज़ कम 20 से 25 हज़ार रुपये है। मोटरवे अब लगता है कि ये कोई इससे बेहतर है कि बाई एयर चले जाएं, क्योंकि टिकट्स मिल जाती हैं। अच्छी ऑप्शन है साई साहब ने। साई साहब अब जिन्होंने बच्चों के साथ ट्रैवल करना है वो चीज़ें भी है ना, इतने पता नहीं इस तरह टैक्सेस बढ़ाते हैं जैसे आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो हर साल बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। टैक्स जो बढ़ाए जाते हैं किस मद में, फिर उसके अकॉर्डिंग सहूलियात भी ऐड की जाती हैं सफ़र करने वालों के लिए? नहीं, होता तो यही है ना कि मोटरवे को बेहतर बनाना है। फिर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तकरीबन सारी सेमी गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो सारा कुछ देख रही हैं। टोल टैक्सेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को इस पे फैसले करने चाहिए, ना कि कंपनी खुद करे या जो भी इसको सारे चीज़ों को देख रहा है। मैंने तो ये देखा है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है, मैं उस पर ज़्यादा सफ़र करता हूँ तकरीबन हर हफ्ते बाद। उसमें मैंने देखा है कि कोई ऐसे गैप आए हुए हैं कि वहाँ पे गाड़ी जब लगती है तो बिल्कुल आपको अपने गाँव के खड्डे याद हो जाते हैं। अच्छा। एकदम से आप जा रहे हैं स्पीड पे 100 पे 110 पे, एकदम आता है वो डब्बा सा, उसमें बजती है गाड़ी और इतनी उछलती है। तो इसका अगर आप इस तरह हमसे टैक्सीज लेते हैं, हाँ, तो फिर इन चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए, चूँकि ये नुकसानदेह हैं, इससे एक्सीडेंट होते हैं, आपके टायर ब्रस्ट हो सकते हैं उसमें अगर गाड़ी में 4 लोग और मोटरवे पे तो ऑलमोस्ट लोग स्पीड में जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ अगर टैक्सेस बढ़ा रहे हैं और इतने बढ़ गए हैं, अगर अभी आप कह रहे थे सब्जी लेना मुश्किल हो गई है, मुझे लगता है अब घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे कि सारा कुछ घर में बैठ। देखिए GT रोड के जो हालात हैं उस पे तो फिजिबल नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें। आप जो 4 घंटे का सफ़र है वो आप 7 घंटे में तय करते हैं, और फिर गाड़ी का नुकसान अलहदा से, और आके आपने बीमार भी होना है। इतने बुरे हालात हैं कि आप अगर जाते हैं तो आपको हार्डली को 2-3 किलोमीटर का ट्रैक ऐसा GT रोड पे मिलेगा जो बेहतर होगा। उसके बाद जो हर 2-3 किलोमीटर के बाद जो है आपको फिर स्पीड के भी इशूज़ हैं कि आप एक ख़ास स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। तो चारों न चार लोग एक बेहतर ट्रैक के लिए मोटरवे का रुख करते हैं, लेकिन अब ये जितने टैक्सेस बढ़ा दिए गए, अब एक सफ़ेद पोश तबके के लिए मोटरवे के ऊपर सफ़र करना जो है पॉसिबल नहीं रहा। कि आप अगर सपोज़ कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर ट्रैवल करते हैं, तो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो फिर आपको वो सस्ता पड़ता है। आप गाड़ी जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अपनी गाड़ियाँ पर्सनल अगर आप गाड़ी पे जाएंगे तो वो आपके लिए महंगा, शायद वो भी 2,500-3,000 में पड़ जाएगा अगर आपने जाके वहाँ पे उतरते हैं, फिर आप वहाँ से कोई ना कोई कन्वीनियंस लेंगे आगे मंजिल तक पहुँचने के लिए। उसके भी बड़े रेट हो गए हैं। ये जो GT रोड की बात करें, आप किसी जगह पे 70-80 से ऊपर जा ही नहीं सकते। हर 10 मिनट बाद आपको कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम नज़र आ जाएगी। शहर आ जाएगा तो उसमें तो बिल्कुल आपने स्लो जाना है।
मैं आपको बता रहा था कि सियालकोट डस्का का जो सफ़र मैक्सिमम 1 घंटा 30-40 मिनट में तय करते थे, पिछले 4-5 साल में इतनी रश हो गया, इतनी आबादी हो गई और सड़क को जो पैच वर्क था वो बिल्कुल नहीं किया गया, जिसकी वजह से खड्डे हैं, डब्बे हैं, उसमें आपका वो 3-3.5 घंटे पे वो मुहित हो गया। अंदाजा तो लोग फिर मोटरवे पे जाते हैं, मोटरवे पे अब टैक्सीज बढ़ना शुरू हो गए हैं, वो भी मुश्किल हो गया। तो इसको गवर्नमेंट को सोचना होगा कि किस तरह लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो वाज़ेह है ना कि सैरो तफरी वाले सिस्टम तो अब बहुत कम हो जाएगा। इतना महंगा पेट्रोल सबसे पहले कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके बाद ये जो इतने हैवी टैक्स आएंगे कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन कारोबार की गर्ज से जो लोग आते जाते हैं उन्होंने तो आना ही जाना है, और जो अपने घरों को जाते हैं हफ्ते बाद, महीने बाद, उन लोगों ने भी जाना ही जाना है। तो सहूलियात आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। हर तरफ कोशिश ये की जा रही है कि आपकी जेबों से पैसा निकलवाया जाए, और अगर आपको पैसे ज़्यादा लेकर सहूलियात दी जा रही है ना, तब भी लोग कहते हैं कि परेशानी नहीं है। लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं, लोगों के लिए नहीं है, समझ से बाहर है कि ये महंगाई जो है मेरे ख्याल से ये तो ख़त्म नहीं होगी, मज़ीद बढ़ेगी। अब आप लोगों को ये चीज़ें मैनेज करनी है। जैसे हम कहते हैं कि जी अच्छा जी बिजली के बिल तो आने ही आने हैं ज़्यादा, आप लोगों ने अब थोड़ा सा मैनेज करनी है चीज़ें। हर तरफ ही आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ने आप पर रहम नहीं खाना, किसी ने आपके बारे में सोचना नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। अभी फाइनली ये हुआ है कि लाहौर पुलिस के 2 सीनियर ऑफिसर हैं जो डट गए हैं, कहते हैं जी सियासी टारगेटिंग नहीं करेंगे। साई साहब, मैंने कहा फाइनली, तो ये अच्छा इकदाम है, कम से कम किसी ने तो आवाज़ उठाई है। खाना ये चल रहा है कि 25 मई का जो तशद्दुद हुआ, जो घरों में छापे मारे गए, उसमें ये हुआ कि नए CCPO साहब आए उनको टारगेट दिया गया कि ये जो SHO या DSPs या SPs जिन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया था उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उसमें टीम बनाई गई, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। अब इंक्वायरी कमेटी के लोग जो हैं वो दोनों तरफ फंस गए हैं। अगर वो इंक्वायरी करते हैं तो फेडरल ना खुश होगा, पंजाब गवर्नमेंट खुश होगी। अगर वो नहीं करते तो पंजाब गवर्नमेंट उनको कहेगी कि आपने इंक्वायरी क्यों नहीं की, तो फेडरल उनसे खुश होगी। क्योंकि नून लीग और PTI का आपस में ये चल रहा है, क्योंकि जो इंक्वायरी होनी है वो नून लीग के लोगों के खिलाफ होनी है। तो अब ये है कि अफसरान बेचारे जो हैं वो कशमकश का शिकार हैं। वो कि और उसमें वो लोग हैं जो उस वक्त भी लाहौर पुलिस का हिस्सा थे और वो ना डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उनका कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। उनको लगा दिया आपने इंक्वायरी पे। उन बेचारों को तो कोई अच्छी पोस्टिंग भी नहीं मिली। कोई DIG सिक्योरिटी है, कोई SSP इन्वेस्टिगेशन है, कोई का तो उनको अब सज़ा ये मिलेगी कि वो इंक्वायरी करें तब भी फंसते हैं, ना करें तब भी फंसते हैं। सही। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब अगर यही हमने फंसना है तो पुलिस के सामने तो हम सुरखरू हो जाए ना, कि हम SHOs को गलत लिखेंगे, हम DSPs को गलत लिखेंगे। जब इंक्वायरी हो रही है तो मेरी ये बड़े कन्फर्म ज़राए हैं, उन्होंने बताया है कि जो SHOs हैं, जो DSPs हैं, उनके पास सारी डिटेल मौजूद है कि हमें SP साहब ने ये कहा, SSP साहब ने ये कहा, DIG साहब का ये मैसेज आया, CCPO साहब का ये मैसेज आया। तो उस वक्त की जो क़यादत थी उन्होंने जो कहा वो पुलिस वालों ने कर दिया। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वो अगर कहती है कि मीनार पाकिस्तान पे जलसा नहीं होना तो पुलिस ये करेगी, और फिर जिस पार्टी का जलसा रोका गया है वो आके कहे कि इनके पर्चे दे दो। ये तो नहीं बनता। पुलिस आपको ये सोचना चाहिए कि या तो आप करें नून लीग के खिलाफ एक्शन, या करें उस वक्त के IG के और CCPO के खिलाफ, वज़ीर दाखिला के खिलाफ, महकमा दाखिला के खिलाफ। उनके खिलाफ आप कुछ करते नहीं। आप SHO को रगड़ा दे रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे फील्ड में रह के काम करना है। पहले ही आपका क्राइम रेट इतना ऊपर चला गया है कि वो इस पे फोकस ही नहीं करते। वो सिर्फ आपकी करते हैं, आपके डेरे पे आ गए, ये काम आपका हो गया, ये नहीं हुआ। तो अगर ये इंक्वायरी हो जाती है, FIRs होती हैं, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है या कोई महकमाना सज़ाएँ मिलती हैं, तो आप देखिएगा कि इसका बहुत बुरा इम्पेक्ट आएगा। और आने वाले दिनों में अभी तो वैसे ही लोग कहते हैं, अफसरान भी कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी मुलाजमीन है, वो 2 चीज़ों में तकसीम हो गए हैं, या PTI के या नून लीग के। तो आने वाले दिनों में तो ये बहुत ख़राबी हो जाएगी। और आपका ये मामला जो पुलिस को आप इस तरह थ्रेट कर रहे हैं,
ये काम नहीं करेंगे और आपको आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात का सामना करना और ये चीज़ तो वाज़ेह है ना कि पुलिस फिर अपना काम बिल्कुल नहीं कर पाएगी अगर इस तरह से हर दौर में रिजवान साहब भी होता रहे, लेकिन अभी जो मिसाल देख रहे हैं ये हमें वाकई कभी नजर नहीं आई है। इदारों को ना इन्होंने बना दिया एक पॉलिटिकल विंग। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि पुलिस जो है वो पीटीआई के टाइगर विंग की तरह काम करे, टाइगर फोर्स की तरह, कि हम जो कहें कि जी इस पे टूट पड़ो उस पे टूट पड़े, जिसको कहें पकड़ लो उसको पकड़ लें, जिस मुलजम को कहें कि रात को छोड़ दो, हवालात में बंद है, इसको निकाल के बाहर भेज दो तो निकाल दें। सारे इदारों का दिवालिया हो गया इस वक्त। आप एंटी करप्शन की बात करें, आप एफआईए की बात करें, आप नैब की बात करें, आप पुलिस की बात करें, किसी भी इदारे को उठा के देख लें, पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल रहा। पॉलिटिकल बॉसेस को चाहिए कि वो हमारे सियासी जो आलाइकार बन के हमारा काम करें और जैसे हम कहें अपोजिशन को रगड़ा लगाना है तो लगाते रहें। अभी ये 2 साल पुराना नैब पेशी का जो केस था वो खोला है और उसमें अफसरों को कहा कि जी गिरफ्तारियां करें, तो 2 पुलिस अफसरों ने इनकार किया कि जी हम ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। असल में ये बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि हौसला अफजाई होनी चाहिए कि कोई तो बोला है, लेकिन ये जब तक इदारों के सरबराहान जो हैं वो स्टैंड नहीं लेंगे तब तक ये इदारे जो हैं ये पब्लिक को डिलीवर करने के काबिल नहीं रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विंग के तौर पे काम करेंगे। अगर आप देखें सूबे में आईजी आप लगाते हैं, वो आईजी अगर किसी तगड़ी सिफारिश से आता है और आके मैनेज करता है और पंजाब का जो है वो सिपा सालार बन जाता है पुलिस का, तो अगर उसने जाके जब कुर्सी पे बैठना है तो उसने उन पॉलिटिकल बॉसेस जिन्होंने उसे आईजी लगवाया उनके मफादात को ही प्रोटेक्ट करना है, तो फिर पुलिस का अल्लाह हाफिज़ है। फिर क्राइम रेट की आप तवक्को ना रखें कि जी पुलिस इसको काबू करे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, चूँकि मेरी बीट है, सॉरी। उसमें यह है कि पिछले तकरीबन 6 माह से कोई एक भी डीपीओ आईजी के कहने पर नहीं लगा। सही, वो सीएम सेक्रेटेरिएट के कहने पे लगा। हाँ, यानी सिफारिशी लोग भर्ती होंगे। सीसीपीओ या डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ये सीटें तो सोच ही ना चुप बैठे हैं ये लोग कि इनकी अपनी नहीं चलती है। ये चलती नहीं ना। आईजी ये तो सोचे भी ना कि इनके लिए सजेशन भी दे सकता है कि लाहौर में इसको सीसीपीओ लगा देंगे, इसको डीआईजी, यानी नो मैटर कि अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आईजी साहब रिकमेंड कर सकते हैं कि इस बंदे की तरफ। नहीं, वो चक्कर ही खत्म हो गया। हर जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलग से डायनामिक्स हैं, हर रीजन के अलग से मसाइल हैं। सही, आप अफसरों की कॉम्पिटेंस के एतबार से सिलेक्शन करता है जो सिपा सलार होता है, जो चीफ होता है, कि मैंने किस अफसर से किस ज़िले में काम लेना है, किस रीजन में किसको आरपीओ लगाना है, किसको सीपीओ लगाना है। अगर वो इतने कमज़ोर होंगे कि उन्हें पता होगा कि जी फलां अजला के अंदर तो वज़ीर आला पंजाब किसी की चलने नहीं देंगे, तो वहाँ पे मैं बेबस हूँ। वहाँ का जो SHO है वो भी मेरी मर्जी का नहीं लगाया जा सकता। ये हुआ है कि ये मेरे बड़े पक्के ज़राए हैं, बड़े पक्के सोर्स ने मुझे बताया कि पहले होता था कि आईजी जो था वो समरी भी जो आता था वहाँ पे चले, वो इनका रख रखाव था कि इज़्ज़त बच जाती थी। अब तो ये हो रहा है कि एक कमेटी बनी हुई है जिसमें शफकत महमूद साहब सरबराह हैं और DPOs की जो भी तैनाती होनी है, जब तक पॉलिटिकल लोग वहाँ पे वो रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक आईजी को डायरेक्शन नहीं जाती। जब रिकमेंडेशन आ जाती है मुतलका ज़िले से, शफकत महमूद साहब एक मैसेज करते हैं आईजी साहब को कि ये बंदे की पोस्टिंग कर दें, वो हो जाती है। आईजी ऑफिस सिर्फ वो डाक का काम कर रहा है, मैसेज आया है उसको प्रिंट किया और इशू कर दिया, आगे भेज दिया। अभी तो जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं और अगर इसी तरह की सिचुएशन रही तो आइंदा दिनों में फिर मेरा मुझे नहीं समझ आ रही, जहाँ से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया बुरे हालात डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं अच्छे हालात कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन लेकर आएगा। ब्रेक ले लेते हैं, फिर अगली खबर पे आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और हमारे पास टाइम बहुत कम है। जहां हम बहुत सारे मसाइल की बात कर रहे थे वहीं सेफ सिटी भी मसाइल का शिकार है। अपग्रेडेशन का मामला लटक गया है। 17 अरब का सेफ सिटी मंसूबा तबाही के धाने पर पहुंच गया। साहिब साहब सिर्फ आपके पास 1 मिनट है। ना आप चाहती हैं कि सारे मुझसे नाराज़ हो जाएं। सेफ सिटी का ये है कि वहाँ पे एक तो कोई अफसर नहीं है। पिछले तकरीबन 5-6 माह से कामरान खान साहब काम कर रहे हैं, वो भी वर्बली काम कर रहे हैं। उनको कहा गया आप काम जारी रखें, आपके ऑर्डर हो जाएंगे। सही। MD को गए हुए 1.5 साल हो गया, वो भी कोई नहीं है। वो एक एडमिन अफसर होता है DIG रैंक का, वो भी कोई नहीं। ठीक है। ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे तो इनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, 4 माह हो गए हैं, वो भी कोई नहीं। अब तो ये जो सारा कुछ करना है ये करना है गैर मुल्की कंपनी में। उनके साथ आपके मामला चल रहे हैं पिछले 4 साल से, ना आपके कैमरे चल रहे हैं, 2500 कैमरा ख़राब है। जो इनकी रिपोर्ट है, मेरा नहीं कहना, बाद में ये कैमरा में चल जाते हैं, लड़ाई झगड़ा डाल देते हैं। इनकी जो चलानी की 245 साइट्स काम नहीं कर रही। इनकी जो SMDs लगाई हैं अवेयरनेस के लिए 66 में 64 बंद हैं।
फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम शुरू नहीं हो सका, इनका कार चोरी का जो लाइव ट्रैकिंग सिस्टम था और अलर्ट जनरेट करने का, उसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं, LT हैंडसेट्स ख़राब हैं, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। और ये जो खबर है कि पैच वर्क, सॉफ्टवेयर में पैच वर्क, लॉगिन सॉफ्टवेयर, ये जो पासवर्ड वगैरह इसमें लिखा हुआ है कि गैर मुल्की कंपनी आएगी तो वो करेगी, ये मैं कुछ नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट कह रही है। तो ये मानते भी नहीं, इनको जब भी कहें कि इस पर कुछ कहें तो वो कह रहे हैं जी कैबिनेट में गया है, होने वाली अप्रूवल गवर्नमेंट के नॉलेज में है। इतना अच्छा मनसूबा मॉनिटरिंग के लिए शुरू किया गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शुरू किया गया, और पता नहीं साहब मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं, तो इसके बाद रिजवान साहब आप भी एग्री करेंगे हमें सेफ सिटी अपने शहर को नहीं कहना चाहिए, बस अल्लाह के रहमत करम पे ही है, अल्लाह ताला के रहमत करम। कैमरून का ना बहुत बड़ा फायदा जरूर था कि अगर तमाम सिग्नल्स जो हैं आप इसको कैमरों पे ले जाएं तो लोग कंप्लायंस करते हैं। फिर लोग एक और चीज़ है कि बिजली बंद हो जाए तो इन जगहों पे बैटरियां खत्म हो चुकी हैं, वो भी नहीं काम करती। चलें जी, तो ये हालात हैं। नाज़रीन हमने जाने ब्रेक की तरफ वापस आएंगे फिर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बहुत बड़ा मसला जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा न्यूज़ का सारा पार्ट यही रहा कि लोग परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई तो कंट्रोल होने वाली नहीं है। हमने आपको कहा कि बिजली के बिल अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज करना है। अब आपको ये बताना है प्रोग्राम के हिस्से में सब्जियां महंगी हैं, और जैसा कि अभी हमने कहा कि अभी तकरीबन 1.5 महीने तक इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ पर रिहेबिलिटेशन के लिए अभी टाइम दरकार है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज होंगी तब जाके कुछ बेहतरी आएगी। सो क्या इसका अभी आगे चल के रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास रोज़मर्रा इस्तेमाल की जितनी सब्जियां हैं महंगी हो जाएंगी। आज के इस शो में हम आपको बताएंगे, हम बुनियादी चीज़ों की बात करेंगे। हमने ये नहीं आपको बताना कि अगर आपने घिया खरीदना है, हम ना तो करेले, गोभी, इन सब्जियों की बात नहीं कर रहे। हमने बात करनी है रोज़मर्रा इस्तेमाल की कि अगर आप दाल बना रहे हैं, अगर आप खाली आलू भी बना रहे हैं, अगर आप वो कहते हैं ना घर में थोड़ा बहुत जो के गुजारे के लिए आपने खाना बनाना है, प्याज उसके लिए भी आपको चाहिए, लहसुन अदरक उसके लिए भी आपको चाहिए। अब हर रोज़ जो कीमत बढ़ रही है उससे छुटकारा कैसे हासिल करना है? बढ़ती हुई कीमतों से छुटकारा इसी तरह हासिल किया जा सकता है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा स्टोर कर लें। अब लोग कहते हैं बरसात का मौसम है, प्याज गल सड़ जाता है अगर उसको स्टोर करें। फिर कुछ लोगों को कहते हैं अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लें। मुझे भी समटाइम ऐसा लगता है कि आपके फ्रिज में स्मेल आना शुरू हो जाती है तो समहाउ प्रॉब्लम होती है कि आपके फ्रिज में जो बाकी चीज़ें पड़ी हैं उसमें भी स्मेल ना चली जाए। लेकिन हम आपको आज के शो में ये बताने वाले हैं कि बेहतरीन तरीका क्या है सब्जियों को स्टोर करने का। अगर आप प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं, स्टोर कैसे कर सकते हैं। लहसुन अदरक स्टोर हो सकता है, धनिया बहुत जल्दी गल जाता है, धनिया और पुदीना। हरी मिर्चें बहुत महंगी हैं, लीमू बहुत ज़्यादा महंगे हैं। सो ये बेसिक बुनियादी चीज़ें कैसे स्टोर की जा सकती हैं ये हम बात करेंगे, लेकिन पहले इनकी कीमतें जान लेते हैं। सईद साथ मार्केट से मौजूद हैं। सईद, आज के रेट बताइएगा, खास तौर पर प्याज, लहसुन, अदरक क्या कीमत है? जी बिल्कुल अना, जो सैलाबी सूरत है जो भी पंजाब में, KPK में, बलोचिस्तान में, उसकी वजह से जो लाहौर आने वाली और पंजाब में आने वाली सब्जियां हैं वो काफ़ी जोर होशबोश में इजाफा है देखने में नज़र आ रहा है। अगर आज प्याज की बात कर लें तो आज जो मार्केट रेट है प्याज का, उसके मुताबिक जो प्याज है वो 290 रुपये सरकारी रेट है वो जारी किया गया है। आलू की बात करें तो आलू का रेट है 100 रुपये, टमाटर जो है वो 190 रुपये है, वो फी किलो है वो उसका रेट है वो जारी किया गया है। जबकि जो आड़ती हजरात है उनका यही कहना है कि जो रेट जारी किए गए हैं ना, मुझे वो मत बताइए, मुझे जो दुकानों पर रेट मिल रहे हैं वो बताइए, क्योंकि जो रेट जारी किए जाते हैं अमल उस पर कहीं नहीं होता। यहाँ पर मेरे सामने भी ये लिखा है 275-260 रुपए रेट जारी किया गया है दर्जा अव्वल का। सो दुकानों पे आप मौजूद हैं, यहाँ पर रेट क्या मिल रहा है? अना, इसकी अगर बात करें तो उसमें दो चीज़ें सबसे अहम हैं जो कि आम लोग नज़रअंदाज करते हैं। उसमें अहम चीज़ें ये हैं कि जो सब्जियां हैं पंजाब की नहीं हैं, जो इस वक्त बलोचिस्तान से, KPK से और जनूबी पंजाब से आ रही हैं, उनके मन माने रेट है यहाँ पर लिए जा रहे हैं। अगर प्याज की बात कर लें तो मार्केट रेट में जो प्याज 290 रुपये है जारी किया गया सरकारी रेट, लेकिन वो 350 रुपये तक फी किलो है वो फरोख्त किया जा रहा है। टाउनशिप पे ही मौजूद है। और यहाँ पर अगर आलू की बात कर लें तो आलू है वो 120 से 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त है वो किया जा रहा है। टमाटर है वो 250 रुपये तक फरोख्त है वो किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की बात कर लें तो वो भी सरकारी रेट से 50 से 70 रुपये फी किलो ज़्यादा है वो फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी की बात कर लें जो कि KPK से आ रही है, बंद गोभी की कीमतों में मुझे पीछे दिखाइएगा। हर दुकान पे ये होता है कि सब्जियों की कैटेगरी बना के रखी होती है, अच्छी सब्जी अलहदा है
और उससे थोड़ी सी दर्जा दोम या सोम सब्जी कहा जाता है, वो अलहदा है। तो अच्छी सब्जी के रेट ज्यादा होते हैं। क्या जिस दुकान पे आप मौजूद हैं यहाँ पर भी कैटेगरीज बनाई गई हैं? जी बिल्कुल, कैटेगरी तो यहाँ पर नहीं बनाई गई। अगर कुछ खरीदार मौजूद है, अगर इनको हम साइड पे करें तो आपको दिखाएं, एहसन जमील कैमल आपको दिखा सके तो ये देखिएगा सब्जी तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है दुकानदारों की तरफ से कि ये सब्जियाँ वो हैं जो कि बड़ी मुश्किल से मंडी से हम खरीद कर यहाँ पर ला रहे हैं, क्योंकि तलब और रसद के दरमियान एक वाज़ेह कमी वाक़ हो चुकी है। क्योंकि जो सैलाबी रेले की वजह से जो सैलाब से अफेक्ट एरिया है वहाँ सब्जी है वो पंजाब में, लाहौर में नहीं पहुँच रही। जो सब्जियाँ पहुँचती हैं वो जिस हालत में भी है यहाँ पर फरोख्त की जा रही हैं। कद्दू की बात कर लें, ये पंजाब की सब्जी है तो मौजूद है, बैंगन पंजाब की सब्जी है तो मौजूद है, खीरा पंजाब की सब्जी है तो मौजूद है। लेकिन गाजर की बात कर लें, शिमला मिर्च की बात कर लें, मटर की बात कर लें, ये वो सब्जियां हैं जो कि KPK से आती हैं, तो उनकी जो फ्रेशनेस है, फ्रेश हालत में वो सब्जियां मौजूद नहीं हैं। और ना सिर्फ ये टाउनशिप में, बल्कि अगर आप बात करें बड़ी मंडियों की, बदामी बाग मंडी है, दूसरी मंडी है, वहाँ पर भी ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। जो पंजाब की सब्जियां हैं जिनमें तोरी हो गया, कद्दू हो गया, बैंगन हो गया और खीरे हो गए, ये तकरीबन फ्रेश सब्जियां हैं, ये मार्केट में मौजूद है और इनकी कीमतों में 5 से 10 मुझे लीमू का रेट बता दें आज का क्या है, धनिया और हरी मिर्चें, इनका रेट बता दें आज का क्या है? जी बिल्कुल, अगर इसकी जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक तो जो लहसुन, जो खुश्क मसाला जात हैं, लहसुन की बात करें पहले नंबर पे वो 200 रुपये फ़ी किलो है, अदरक 360 रुपये फ़ी किलो है। अगर बात कर लें धनिया की तो वो यहाँ पर पाव के नहीं फरोख्त की जा रही, बल्कि वो छोटी छोटी गटियों में फरोख्त की जा रही है, क्योंकि वो सब्जी धनिया जो है बलूचिस्तान से इस वक्त आ रही थी, तो वो 70 रुपये के हिसाब से, 50 के हिसाब से छोटी छोटी गट्टियाँ हैं वो बनाकर फरोख्त हैं वो की जा रही हैं। सब्ज़ मिर्च की बात कर लें तो वो भी जो KPK से आती है सब्ज़ मिर्च और बलूचिस्तान से सब्ज़ मिर्च आती है, उसका रेट में तकरीबन वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। जो पंजाब की लोकल मिर्च है जो कि जायके में बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, उसकी कीमत में कदरे कमी है वो नज़र आ रही है। और यही कहा जा रहा है, अगर आरती की बात कर लें, उनका ये मौका सामने आ रहा है कि सब्जियों की सप्लाई है वो उस तरीके से नहीं हो पा रही। अगर बात करें आम दुकान, थैंक यू सईद। सब्जियों की कीमतें अभी क्या हैं और आगे भी मजीद बढ़नी है, तो इसके लिए अब हमने आपको बताना है कि आपने सब्जियों को स्टोर किस तरह से करना है, महफूज किस तरह से करना है, कम से कम आपके 15, 20, 30 दिन जो है वो बेहतर गुजर सकें और आपको परेशानी का सामना ना रहे। हमारे साथ मारूफ शेफ हमजा स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा, लोग बहुत परेशान हैं जी बिल्कुल, और लोगों को लगता है कि ये चीजें हमारे लिए रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर महंगा प्याज खरीद के वो स्टोर कर लें, मौसम ऐसा है ना हब्स वाला, खराब हो जाए तब भी मसला है। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो रेट्स आर गेटिंग क्रेजियर और 350 रुपये किलो कल मैंने प्याज मंगवाया है, मैं आपको अपना बता देता हूँ, ठीक है। तो उसमें ये कि आप सबसे पहले तो आपने, अगर आप नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करें तो उसमें मील प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, कि आप एक हफ्ते का पूरा मील प्लान बनाएं कि हमने किस दिन क्या बनाना है और उसके हिसाब से आप इकट्ठे सब्जी लेके आएँ और फिर उसको स्टोर करें। बहुत अच्छी बात आपने कही, ठीक है। अब आगे आपकी सब्जी इकट्ठी आपने जिसको स्टोर करना है, टमाटर आप एज इट इज फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। या टमाटर को आप ब्लांच करने के बाद छिलका उतार के उसकी प्यूरी बना के उसकी छोटी छोटी डब्बियां, एज इट इज अगर फ्रीज करें ना तो लोग कहते हैं वो जब आप खाने में डालते हैं तो वो खुरदरा हो जाता है, हाँ, खुरदरा हो जाता है। उसमें ये कि आप उसको बॉईल करने के बाद उसका छिलका रिमूव करें और उसकी प्यूरी बना के छोटी डब्बियों में फ्रीज कर लें। सेम गोज विद जिंजर और गार्लिक, लहसुन अदरक को कभी भी आप इकट्ठा मत करें। अच्छा, वो पंजेंट और स्मेली हो जाता है। नॉर्मली लोगों की रूटीन यही होती है कि दोनों का पेस्ट इकट्ठा एग्जैक्टली। तो एयर टाइट जार में आप अपना गार्लिक चॉप करें, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट डालें, ठीक है। ये चीजें हमें और कोई देखिए ना, थोड़ा सा ऑयल, वो डिस्कलरेशन नहीं होगी, उसका कलर खराब नहीं होगा और वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका प्रिजर्व 2-3 हफ्ते भी चल सकता है। अच्छा। हाँ, इन रेफ्रिजरेशन। और अगर आप फ्रीज कर लें उसको तो क्या ही बात है। सेम विद जिंजर, जिंजर को जब आप क्रश कर रहे हैं या आप उसको कर रहे हैं तो उसका पानी अंदर रहे, उसका जूस नहीं आपने निकलने देना। तो उसके ऊपर भी आप ऊपर से 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल के एंड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट आप आराम से रेफ्रिजरेट, बट अलग अलग, उन दोनों को अलग अलग आप करें, ठीक है। और जहां प्याज की बारी आती है, प्याज को आप हल्का सुनहरा फ्राई करने के बाद उसके बाद उसके पैकेट्स बना के तो आप यहाँ फ्रीज कर लें या रेफ्रिजरेटर में एयर टाइट डब्बियों में रख सकते हैं। जबरदस्त। तो प्याज को आपने कच्चा नहीं फ्रीज करना, आपने पका के या उसको जिस तरह कहते हैं ब्राउन प्याज मिलता है हमें बाहर से, उस तरह ब्राउन किया हुआ
प्याज इज गेटिंग सो एक्सपेंसिव। और आपको पता है हमारी कोई भी इवन आम से आम सब्जी भी प्याज के बगैर नहीं पकती। आपने खाली आलू भी बनाने हैं तो उसके लिए आपको इस्तेमाल और टमाटर इतना महंगा हो रहा है तो टमाटर का ऑल्टरनेट बहुत अच्छा है योगर्ट। अगर हम दही इस्तेमाल करें अपनी हांडी में या थोड़ा सा, बट आई थिंक इट गेट्स बेटर, इट गेट्स रिचर एंड क्रीमियर। तो उसमें जो हमारे घर आती हैं आपा खाना बनाने, आंटी जो है हमारी, उनसे कल रात को जिस तरह होता है हम अफसोस कर रहे थे कि अब इतनी महंगी हो गई है सब्जियां, क्या करेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ना आज जितना खाना बनाया है ना सब में मैंने आधा टमाटर और आधा दही यूज किया है। तो वी यूज अ लॉट ऑफ टोमेटोज। एग्जैक्टली, फिर आपको प्लानिंग अपनी चेंज करनी है ना, महंगाई से जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ अब आपको करना है। बिल्कुल। एंड यू कैन गेट इन, अब अगर आपके घर में अगर 4 दिन सब्जी बन रही है तो अब 2 दिन सब्जी बनाए, 2 दिन आप लेंटिल्स पे, बीन्स पे, दालों पे, इन चीजों पे शिफ्ट कर जाएं। और अब जहाँ सब्जी बनाओ या मुर्गी बनाओ एक ही बात है। तो हाँ बिल्कुल, अब हमें ये कि सबको दिल बड़ा करना है तरीके से, एक मॉडरेशन के साथ, अमियाना रवि के साथ हम सब अगर अच्छी सी चीजों को लेकर चलेंगे तो इसको फाइट कर सकेंगे। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, इट्स हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। सही। तो अच्छा हमजा, मुझे एक बात बताइएगा, प्याज आपने बता तो दिया कि हमने अगर स्टोर करना है, फ्रिज में रखना है, कैसे रख सकते हैं, उसका तरीकेकार क्या है। अगर आपने लाके किचन में रखा है, हवादार जगह में रखना चाहिए, शेड में होना चाहिए, नमी वाली जगह पे नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आप हवादार जगह पे रखें और उसके बाद आपने आलू और प्याज इकट्ठे नहीं रखने। अच्छा। हाँ, काफी गैसेस ऐसी हैं जो पोटैटोज में से रिलीज होती हैं जो प्याज को खराब करती हैं। तो उनको डिस्टेंस पे रखें और तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपने सही तरह से उसको रखा है, गीली जगह नहीं है। हाँ, बट फिर भी अगर आप जो हमने प्रोसीजर्स आपको बताए हैं कि अगर हफ्ते से ज्यादा रखना चाह रहे हैं, इफ यू फ्राई दी अनियन, अगर आप प्याज को हल्का सुनहरा कर लें, बहुत ज्यादा तेल में ना करें, थोड़े तेल में कर लें, हल्का सुनहरा करने के बाद अगर आप उसको प्रिजर्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छा चलता है आपका। ड्राई करने आप ड्राई ना करें। हाँ, नहीं, आप वो करने के बाद अगर आप ड्राई करना चाहते हैं उसको थोड़ी देर आप हवा में रख दें, वैसे ही कुरकुरा हो जाएगा। और वैसे आप उसको एयर टाइट जार में रखें और जैसे ही जिस तरह आपकी, ये तो आपकी कुकिंग टाइम को भी सेव करेगी चीज। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बता दें, नींबू बहुत महंगे हैं, वो भी आजकल के मौसम में, वैसे ही हम कहते हैं नींबू पानी आपके लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा, लेमन का ये कि आप बल्क बाइंग करें, इकट्ठा लें, मतलब एक धड़ी तो बहुत ज्यादा नींबू है। जिस तरह आप अपने 2 नेबर्स के साथ मिलके या 2-3 बहनें आपस में, आप एक धड़ी का मतलब होता है 5 kg टुगेदर, सो यू सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। आप मंडी से सब्जी मंगवाएं इकट्ठे 2-3 घर मिलके और उसको फिर शेयर कर लें। जब आप परचून में, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ, घर परचून में जब आप सब्जी लेने जाते हो ना, आधा किलो आलू डाल दो, पाव मटर डाल दो, 1 किलो गाजर कर दो, तो वो आपको बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि उसमें 3-4 लोगों का प्रॉफिट शामिल हो चुका होता है। तो अगर आप डायरेक्ट सोर्स करें कि घर का कोई एक समझदार बच्चा चला जाए या खातून चली जाए बड़ी मंडी और वहां से सारी सब्जी लेके आए वो, और फिर वो शेयर हो जाए, मतलब हर कोई अपने हिसाब से ले ले। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन एंड दिस इज जिसके ऊपर हमें बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप लाके अपनी फैमिली के 1-2 मेंबर में ज्यादा क्वांटिटी में, वो आपको थोड़ी सस्ती भी पड़ जाएगी, फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। धनिया बहुत महंगा है और जैसे कि अभी वो सईद हमें बता रहे थे, बिल्कुल छोटी सी गट्टी बना के दी जा रही है, वो भी 70-80 रुपए। अच्छा, धनिया, बिल्कुल धनिया का ये कि आप उसको बिल्कुल अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई होने दें, ठंडे पानी में वॉश करना है और उसको आप बटर पेपर या अखबार के अंदर अगर आप फोल्ड करके फ्रिज में रखेंगे तो 2 से 3 दिन, और अगर आप उसको फ्रीज कर लेंगे तो 10 से 15-20 दिन आपके गुजर जाएंगे। नहीं, अगर वो अखबार के अंदर होगा और उसके ऊपर फ्रॉस्ट नहीं पड़ती रहेगी तो वो बिल्कुल खस्ता पत्ते से बन जाएंगे, उसका फ्लेवर भी रहेगा। जैसे आप उसको गरम ब्रॉथ में या किसी भी गरम चीज पे डालेंगे तो अपनी खुशबू वो देगा। अच्छा हमजा, क्योंकि माशाल्लाह से आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतने जबरदस्त खाने शाने और चीजें बना लेते हैं, मुझे ये बताइएगा, ये जो हम फ्रीज की हुई चीजें बना लेते हैं, टेस्ट डिफरेंस भी नहीं होती? कुछ लोगों का बड़ा कंसर्न होता है, नहीं पुरानी पड़ी हुई चीज तो हमने डाली नहीं। देखिए, जब आपने उसको फ्रीज कर दिया ना तो वो वहीं पे उसकी जो कंटेमिनेशन या जो चीज है वो वहीं पे रुक गई। ठीक है, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल यूज करें। और ठीक है, आलू को तो नहीं स्टोर कर सकते ना हम? नहीं, आलू को स्टोर नहीं कर सकते इस तरह से, उसके लिए स्पेशल आपको टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए होता है और चीजें होती हैं, आलू का कोई। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि लोग कहते हैं कि हम खाने को थोड़ा बहुत बना के पका के, जिसको हम कहते हैं ना हाफ कुक, बिल्कुल उसको अगर हम सेव कर लें, जिस तरह कद्दू हैं, बहुत सी सब्जियां, हलवा कद्दू है, मटर हैं, गाजरें हैं, बॉईल करके इनको आप ब्लांच करने के बाद या बॉईल करने के बाद आप इनको आराम से पैकेट्स बना के रख सकते हो। जब आपको चाहिए आप निकालो, यूज कर लो। कितना टाइम निकाल जाती है? तोरी है, बैंगन है, ये अब देखिए क्योंकि हमारी राइड भी आती जाती है, आई थिंक 2 to 3 वीक्स
2 to 3 वीक से ज्यादा किसी सब्जी को ना रखें। अच्छा जी, अब आपसे एक सजेशन ये चाहिए कि लहसुन अदरक जैसे कि आपने बताया उसका पेस्ट आप बना के इनको कितनी क्वांटिटी में बना सकते हैं कि बाद में स्मेल भी ना हो, पानी भी ना छोड़े और रंगत भी तब्दील मेरे ना ख्याल हो? से आधा किलो की बना के रख लें आप, और फिर 10-15 दिन बाद एफर्ट करें और फिर बना लें, और हो सकता है कि 10-15 दिन बाद रेट नीचे भी आ जाए। हाँ, पॉसिबल है। फ्लक्चुएशन तो होती रहती है हाँ, ना वो रेट तो में। उतार चढ़ाव लगा रहता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगी कि आपके फ्रिज की सफाई कितनी मैटर करती है? अगर कुछ स्मेल वगैरह हो जाए तो वो चीज़ों को किस तरह से आप अपने बेहतर हालत में रख सकते हैं? आप हर चीज़ को कवर करके रखें। क्लिंग रैप एक बहुत सस्ती चीज़ है, आप अपनी हर चीज़ को रैप करके रखें, और अपने रेफ्रिजरेशन के लिए आप अच्छे फूड ग्रेड कंटेनर्स का इस्तेमाल किया करें। आप जो 150 रुपए के 4 डब्बे ले लेते हैं ना प्लास्टिक के, वो आपके खाने में कंटेमिनेशन करते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है इट्स नॉट अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट और कोल्ड। तो वो ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, वो एक मॉडरेट सा टेम्परेचर बनाए रखता है। सही। तो आप शीशे के अंदर या स्टेनलेस स्टील की चीजों के अंदर अपनी चीजें रखें, या पत्थर के वेयर में। ठीक है। उसको आप कवर करें क्लिंग रैप के साथ, आपके फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी किसी भी किस्म की। सब्जियों को सब्जियों वाले कंपार्टमेंट में रखें, और अगर आपको फिर भी लग रहा है इट्स गेटिंग वेरी स्मेली, अच्छे से अपने फ्रिज को साफ करें, उसको हवा दें, और अंदर एक जो कोयला होता है उसका एक पीस रख दें, तो वो बहुत हद तक स्मेल को अब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने बता दिया है। अच्छा जी, ये बता दें, हम अक्सर कहते हैं कि अगर आप ख़राब चम्मच एक ही सारी चीज़ों के अंदर डालते जाएंगे तो आपकी वो भी चीज़ें ख़राब कर देता है। ये नॉर्मली ज़्यादातर अचार या जो प्रिजर्व्स होते हैं, जैम, अचार, मुरब्बे, उनके अंदर आपको गीला या कंटेमिनेटेड चम्मच नहीं डालना चाहिए। उससे बैक्टीरिया आ जाता है और आपकी प्रिजर्व हुई हुई चीज़ के ऊपर फंगस या जो भी वो खराब हो जाती है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं इस टाइम ये कहूँगा कि हिम्मत मत हारें। हम एक ऐसे फेज में हैं, सिर्फ हम लोग एज पाकिस्तानीज नहीं, अराउंड द वर्ल्ड बहुत कुछ हो रहा है। हिम्मत मत हारें, लगे रहें, और इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, ये होप और यही जज्बा सभी लोगों को चाहिए। हम परेशान ही रहेंगे तो फिर क्या होगा कि खुद ही परेशान होते रहेंगे, अपने आप को जलते कूदते रहेंगे, हालात तो चेंज नहीं होने वाले हैं। आपको ही थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी और चीज़ों के साथ अपने आप को सेटल करना होगा, तभी बेहतरी हो सकती है, कुछ अदरवाइज नहीं हो सकती। हमजा, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त टिप्स आपने बताएंगे, मैं खुद ये करने वाली हूं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने चलना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं जेलों में कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से, तालीम, सेहत की सहूलियात। इसके साथ साथ अगर हम अभी की बात करें तो अब जो कैदियों को सहूलियात दी जा रही हैं, नो डाउट कभी भी इस लेवल की सहूलियात नहीं दी गई। अगर बात की जाए तालीम के हवाले से, अगर बात की जाए सेहत की सहूलियात के हवाले से, अगर बात की जाए जेलों के अंदर के हालात के हवाले से, साफ सुथरे बिस्तर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कैटेगरीज बनाई गई हैं कैदियों की, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। एक वो जो आपने माहौल सुन रखा था जी, अच्छा जी मारपीट होती है जेलों में, फलां तरीके से तशद्दुद किया जाता है, ये वो तमाम चीज़ें अब हमें एक पुराने वक्त की चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब जो कि IG जेल खाना जात हैं, उन्होंने अपने दौर में रिकॉर्ड कैदियों की के लिए काम किए हैं। सो वो कौन कौन से काम हैं, कैदियों को किस तरह से सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। लेट्स सपोज अगर किसी ने अपने घर से जो लोग मिलने आ रहे हैं उसका दौरानिया क्या है, घर अगर बातचीत करनी है क्या है, अगर उन्होंने कैंटीन है, हॉस्पिटल है, वहाँ से कुछ सहूलियात चाहिए तो किस तरह से, किन बुनियादों पर ये सहूलियात दी जाती हैं। मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब को अपने शो में वेलकम कहेंगे जो कि IG जेल खाना जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से साई साहब ने तमाम चीज़ें बताई हैं जो कि आपके दौर में हुई, उससे पहले कभी नहीं हुई, बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे ये सब कुछ आपने पॉसिबल बनाया? वालिदैन की दुआएं और नेक नियति और बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि आदमी जहाँ कहीं पोस्ट हो, जहाँ कहीं रहे, वहाँ रहने की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि अब जब जाएं तो वहाँ आपने निशान छोड़ जाए कि लोग हमेशा आपको याद रखें। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये असाइनमेंट दी कि मैं वेलफेयर करूँ प्रिजनर्स की, और वेलफेयर करूँ स्टाफ की, और मैंने अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। और मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर हमें सोर्सेज ना प्रोवाइड करती तो हम ये टास्क जो से है ये अचीव ना कर पाते।
तो डाइट हमने बेहतरीन कर दी है, नाश्ता ज़बरदस्त कर दिया है। अब कैदियों को नाश्ते में पराठा मिल रहा है, उनका लॉकअप का टाइम जो सा है वो भी हमने चेंज कर दिया है। पहले सुबह से लेके शाम तक था, अब उसे ज़्यादा हमने बढ़ा दिया है। इसके अलावा सह मौत के कैदी जो थे वो पहले बंद रहा करते थे, 1 घंटा सुबह खुलते थे और 1 घंटा शाम को। अब वो सारा दिन खुले रहते हैं, यानी चाहे वो हाई कोर्ट के सज़ा याफ्ता है या सुप्रीम कोर्ट के सज़ा याफ्ता है, उनको भी हमने खोल दिया है कि वो सुबह खुले। 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का हमने उनका टाइम कर दिया है। सही सही, ताकि उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके। फिर मैट्रेसेस जो सी हैं, ये ख्वाब था कि सिर्फ बैटर क्लास प्रिजनर्स को मैट्रेसेस मिलते थे या तकिए मिलते थे, वो भी हमने कर दिए हैं। यानी अब कोई भी प्रिजनर जो लाना चाहे मैट्रेस लेके आ सकता है और अपना तकिया ला सकता है। फिर एयर कूलर के लिए सिफारिशें करानी पड़ती थी, सेंक्शन लेनी पड़ती थी। अब कोई सेंक्शन की ज़रूरत नहीं है। मिर्ज़ा साहब, ये जो आप सहूलियात बता रहे हैं, इनमें क्या कैदियों की कैटेगरीज हैं जिनको ये सहूलियात प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी के सबको इक्वली? ये जो मैं सहूलियात बता रहा हूँ, ये सभी के लिए बता रहा हूँ। That's great. यानी यही इसमें कमाल यही है कि ये ना तो अमराग के लिए है, ना ताकतवर के लिए है, ये गरीब के लिए है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो गरीब है उसको भी फ़िल्टर्ड पानी मिलता है। पंजाब भर की जेलों में हमने फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए हैं ताकि उन्हें फ़िल्टर्ड वाटर मिले। इलेक्ट्रिसिटी के हमने डबल फीडर सिस्टम कर दिया है कि लोड शेडिंग ना हो। जब लोड शेडिंग हो तो पंखे चलते रहें, एग्जॉस्ट फैन चलते रहें, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चलते रहें। इसी तरीके से अब गर्मियां हैं तो हर जेल में हमने वाटर चिलर्स लगा दिए हैं ताकि ठंडा पानी जो सा है उनको मिल सके। तो इस तरह के बेशुमार हमने इक़दाम किए हैं। और जहाँ मैं हुकूमत पंजाब का शुक्रगुजार हूँ, वहाँ फिलैंथ्रोपिस्ट जो से हैं, इंडस्ट्रीज, इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें मटेरियल सप्लाई किया, बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम वाशरूम इनके बड़े बेहतर कर सकें। कम से कम 4000 वाशरूम हैं जिनको हमने टाइल किया है और बेहतरीन उधर वाटर टैप्स लगाई हैं। तो अभी जो फर्दर हम प्लान लेकर आ रहे हैं उसमें जिम इस्टेब्लिश करना है कि जेलों में जिम इस्टेब्लिश किया जाए। अभी हमने 9 जेलों में जिम इस्टेब्लिश कर लिए हैं पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मदद से। बेसिकली उनका प्रोग्राम था ADP स्कीम में, और 9 जेलों में जो जिम है ये फिक्स हो चुके हैं। कोट लखपत जेल में 2 जिम बने हैं, एक शेप्स की मदद से बना है और एक पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। और तमाम कैदियों को वो जिम की सहूलत जी सभी को सहूलत हासिल है। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री जो सी है इसे मार्केट ओरिएंटेड बनाया जाए ताकि कैदी जो है ये जेल के अंदर जब काम करें तो कमा के बाहर पैसे भिजवा सकें। यहाँ हमारा मॉडल इस वक्त फैसलाबाद में चल रहा है और सियालकोट में चल रहा है। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती में पूरे पंजाब में फैला दिया जाए। फिर हॉस्पिटल्स जो से हैं उनको हम रीवैम्प कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की कदर मैं समझता हूँ कि कैदी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि जब वो कैद होता है और बीमार हो जाता है और उसे बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, तो वो इलाज जेल के अंदर ही क्यों ना प्रोवाइड किया जाए। तो हमने नया मॉडल तैयार किया है कि जितने हॉस्पिटल हैं यहाँ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होंगे, यानी एक्सरे प्लांट हैं, डेंटल चेयर्स हैं, यस डॉक्टर्स की हमने SNE भिजवाई है कि हर बड़ी जेल के अंदर स्पेशलिस्ट तैनात किया जाए और 24 घंटे डॉक्टर मौजूद हों। मिर्ज़ा साहब बताइएगा, बड़ा हम सुनते थे कि जी जेलों में कैदियों में हेपेटाइटिस और फिर एड्स और फिर इस तरह की बीमारियां जो हैं उनके सदेबाप के लिए भी तो हमने तो इलाज चले प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए भी तो कुछ करना है ना। जी बिल्कुल, जो कैदी हैं या जेलें हैं ये भी मुआशरे का हिस्सा है। तो जैसे जेल के बाहर बीमारियाँ हैं, सिमिलरली जेल के अंदर भी बीमारियाँ हैं। बाहर भी लोग बीमार होते हैं, HIV का, HCV HBV के पेशेंट होते हैं, सिमिलरली जेलों के अंदर भी है। तो हमने पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की मदद से 2017 में पहली दफ़ा जितने प्रिजनर थे उनकी स्क्रीनिंग करवाई और फिर 2018 में कराई, 2019 में कराई, और उसके बाद कोविड आ गया जिसकी वजह से नहीं हो सकी। अब दोबारा फिर हम करवा रहे हैं और इसमें
हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV और सिम्फ्लेक्स, ये सारी स्क्रीनिंग होती है और फिर बाकायदा बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट प्रिजनर्स को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करता है। सही जी, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये सेहत सहूलियात हैं। अच्छा जी, नॉर्मल जो हम देखते हैं कि आम इंसानों के साथ मसला रहता है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरह के जो कैदी हैं, क्या उनका टाइम टू टाइम चेकअप, अद्वियात की फराहमी कैसे की जाती है? और इसके साथ एक बहुत अहम टॉपिक है जी कि ये जो कैदी हैं इनकी तालीम के लिए क्या क्या किया जा रहा है? इनसे अगर ये कुछ वहाँ पर ही अंदर रह के कुछ अपने लिए करना चाह रहे हैं, कुछ रोज़गार के तरीके क्या हैं, कुछ इस तरह की सहूलत भी प्रोवाइड की जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। कैदियों की तालीम के लिए क्या क्या इंतज़ाम किया गया है? हर किसी का बुनियादी हक है। दूसरा, काउंसलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग रिग्रेट होते हैं कि जी हमने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। उनकी काउंसलिंग, उनको एक बेहतर शहरी बनाना, बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ लेकर आना, इसके लिए क्या किया जाता है? सर, सबसे पहले तालीम की तरफ आ जाते हैं। तालीम को हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। रिलीजियस एजुकेशन कह सकते हैं, फिर फॉर्मल एजुकेशन है, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। ये हम हर इशू पे काम कर रहे हैं। मसलन जैसे ही कोई प्रिजनर जेल के अंदर एंटर होता है तो उसकी तालीम पूछी जाती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और बाहर क्या करते थे, आपका पेशा क्या है। अगर वो स्टूडेंट हो तो उसी हिसाब से उसे ट्रीट किया जाता है और उसकी तालीम व तरबियत का बंदोबस्त किया जाता है। अगर वो नहीं पढ़ा हुआ तो तालीम बालगा की क्लासेस हैं हमारे पास, लिटरेसी क्लासेस। लिटरेसी डिपार्टमेंट उन्हें रन कर रहा है पूरे पंजाब भर की जेलों में। तो वो लिटरेसी क्लासेस में जाता है तो वहाँ अपनी तालीम हासिल करता है। और जिसने फार्मल एजुकेशन हासिल करनी है वो मैट्रिक, FA, BA, MA के एग्ज़ाम की तैयारी करता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी उनसे एडमिशन फ़ीस नहीं लेते, वेव ऑफ की हुई है, ताकि अगर वो एडमिशन भेजना चाहे, एग्ज़ाम पास करना चाहे तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है और हम किताबें भी प्रोवाइड करते हैं। और बेशुमार लोग जो उनसे हैं वो मैट्रिक, FA, BA, MA करते हैं और फिर उनको रिमिशन भी मिलती है, यानी कैद में कमी होती है। फिर तीसरी तरफ हम जाते हैं रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन में बेशुमार लोग हैं जिनको कलमा नहीं आ रहा होता और कुरान पाक नहीं पढ़े होते, और बाज़ लोग हैं जो कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना चाहते हैं, कुछ हैं कुरान पाक को हिफ़्ज़ करना चाहते हैं। तो हर कैटेगरी की हमारी क्लासेस हैं, उनके फिर रिटन टेस्ट होते हैं और फिर उस हिसाब से रिमिशंस मिलती हैं। मसलन वेरी शॉर्ट कोर्स है, उसकी 15 दिन रिमिशन है, ज़रा लेंथी है तो उसकी महीना है, 3 माह है, और अगर कुरान पाक हिफ़्ज़ करे तो 2 साल तक की माफ़ी है। बड़ी अच्छी चीज़ें तो इस तरीके से रिमिशन भी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे दौर में हुई है, जो हमने की है, कि मैंने ये देखा है कि मिनॉरिटीज़ के लिए भी रूल्स तो है एजुकेशन रिमिशन रूल, लेकिन उसके लिए सिलेबस जो सा है वो तय नहीं है। रिलीजियस की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने सिख कम्युनिटी की एक टीम बनाई, इसी तरह हिंदुओं की एक टीम बनाई और इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक हमने कमेटी बनाई। तीनों कमेटियों ने काम किया, काम करके एक मुतफ़िका सिलेबस बनाया और वो सिलेबस कौन सा है हमने अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजा है, जो फिर अब कैबिनेट अप्रूव करेगी और फिर उसके तहत मिनॉरिटीज़ के एग्ज़ाम हुआ करेंगे और फिर उनको रिमिशन मिला करेंगे। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आजकल पुलिस हम देख रहे हैं तकर्रो तबादलों की जद में है और वो जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं, वो जो सियासी प्रेशर है, वो पुलिस को जीने नहीं देता। कभी आपको किसी किस्म के सियासी प्रेशर का सामना नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी नहीं सामना करना पड़ा और मैं समझता हूँ कि आदमी नेक नियति से मेहनत करे और काम करे तो ये कोई प्रेशर नहीं होता और कोई आपको तंग नहीं करता। सही। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, अडियाला जेल में सुप्रिटेंडेंट बार बार तब्दील होते हैं, उसकी कोई खास वजह है? वहाँ पे किसी को अडियाला जेल की अपनी एक डायनामिक्स है, इंटरनेशनल प्रेशर होते हैं, इंटरनेशनल वहाँ प्रिजनर्स भी हैं, तो वहाँ अरसा दराज से ऐसे ही होता है, बड़ा कम लंबा टेन्योर होता है, क्योंकि बेसिकली वो जेल जो सी है वो ओवर पॉपुलेटेड है। जेल बनी हुई है सिर्फ 2000 प्रिजनर्स के लिए, वहाँ कन्फाइंड 5500 है। इस्लामाबाद का प्रेशर भी उसमें होता है, तो जिसकी वजह से गवर्नेंस जो सी है उसकी प्रॉब्लम होती है। सही। अच्छा जी, अब बड़े बड़े सियासी लोग जो जेलों में आते हैं,
उससे कोई प्रेशर, कोई मुलाकातों के हवाले से रिलैक्सेशन, किस तरह से उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? उनके लिए कोई स्पेशल चीज़ें होती हैं? नहीं, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं होती। अगर स्पेशल चीज़ होती तो वो फिर कभी भी रहाई की कोशिश ना करते, वो कहते हैं कि जेल ही बेहतर है। तो जेल बहरहाल कोई ये इतनी अच्छी जगह नहीं है, वो आपको सोसाइटी से काट देती है, अपने घर वालों से काट देती है। तो यही वजह है कि जेल में चाहे आप सोने के नवाले खिला दें, कोई शख्स भी जेल में रहना पसंद नहीं करेगा, चाहे वो गरीब से गरीब ही। कोई काउंसलिंग की जाती है कि इनको बेहतर एक शहरी बनाकर जब भी बाहर निकले जो कैदी हैं, कम से कम उनकी तरबियत इस तरह की हो जाए कि वो दोबारा ये चीज़ें ना दोहराएं? एक तो हमने रिलीजियस टीचर रखे हुए हैं जो रिलीजियस थेरापी देते हैं, और दूसरा मैंने आपको एजुकेशन का सिलसिला बताया है। तीसरा हमने नया काम शुरू किया है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। ठीक है, हमने एक नया कैडर इंट्रोड्यूस करवाया है साइकोलॉजिस्ट का, और 85 साइकोलॉजिस्ट जो उनसे हैं वो उनका पूरा कैडर है। जूनियर साइकोलॉजिस्ट, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, चीफ साइकोलॉजिस्ट, और ये हर नए आने वाले प्रिजनर को एग्जामिन करते हैं, वो उससे गपशप करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर प्रॉब्लम हो तो अलहदा उसका हिस्ट्री। सही सर, मेरे पास वक्त कम है, मुझे कुछ फ्यूचर प्लान्स बता दें जो कैदियों की बेहतरी के लिए आगे मजीद आप करने वाले हैं। बहुत एक अच्छा हम प्लान लेकर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। मैं बल्कि आपको 2-3 प्लान बताता हूँ जिन पे अमल हम कर रहे हैं, और फिर कुछ पार्शली अभी हमने शुरू किया है जी। नंबर 1, जेलों में हमने कैमरे लगा दिए हैं। पंजाब भर की जेलों में को हम लाइव देख रहे होते हैं कि कहीं जेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। करते हैं? ये हमारा इंस्पेक्टोरेट, और हर जेल की एक्सेस हमारे पास मौजूद है, और लाइव मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, और एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं 24/7। फिर जितने प्रिजनर्स हैं इनका डाटा हमने कंप्यूटराइज कर लिया है। हमें पता होता है कि फ़लाँ प्रिजनर आज कोर्ट में गया है, नहीं गया, कौन सी कोर्ट में गया है और कितने बजे आया है। ये हमने पूरा डाटा जो सा कर लिया है, और फिर हमने स्टाफ का डाटा जो सा है वो भी कर लिया। फिर एक इशू था कंप्लेंट मैकेनिज्म कि प्रिजनर जो सा है उसकी प्रिजनर की आवाज़ बाहर कैसे पहुँचे, कि उसके पास सोर्स तो सिर्फ यही है कि वो लेटर लिख सकता है या अदालत में जब जाएगा तो करेगा, तो क्या वो जेल के अंदर से भी कंप्लेंट कर सकेगा? तो इस आइडिया पे हमने काम किया, और जितनी जेलें हैं वहाँ हमने PCO लगा दी है। अब हर प्रिजनर 30 मिनट्स इन अ वीक बात कर सकता है अपने घर, और सिमिलरली वहाँ हम हर जेल के PCO में एक कोड हमने दे दिया है। उनको कोड को दबा के या डायल करके इंस्पेक्टोरेट ऑफ प्रिजन के कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल में बात कर सकता है, और उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है, हमारे स्टाफ की भी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, ताकि जो उसको प्रॉब्लम है वो बताए और हम उसको उस पर अमल करें और उसके मसले सिस्टम में आ जाए कोई। फिर हमने मोबाइल ऐप भी एक लॉन्च कर दी है, आप घर बैठकर भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अजीज़ है फलां जेल में है और उसे ये प्रॉब्लम है, इंटरनेशनली आप मोबाइल ऐप को यूज़ कर सकते हैं। जो फ्यूचर प्लान हम दे रहे हैं दैट इज़ एन एक्सीलेंट प्लान, जो मैं समझता हूँ कि पूरे सिस्टम को चेंज करके रख देगा। वो ये है कि जितने प्रिजनर्स हैं इनके पास पैसे बिल्कुल नहीं हुआ करेंगे फ्यूचर में, और बैंक ऑफ पंजाब में हमने वॉलेट अकाउंट खोला है। तमाम प्रिजनर्स का वॉलेट अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब में होगा, और उन्होंने जो चीज़ भी ख़रीदनी है वो बायोमेट्रिक थंब लगा के डिवाइस से खरीदेंगे, और कैंटीन वाले को पैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जेल पे ना बीच में जो लोग पैसे ले लेते थे वो भी अब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ना पैसा आएगा, ना मिसयूज़ होगा, ना जाएगा, वो बैंक टू बैंक ही ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, हमने सुना ख़वातीन की बच्चों को उनको तरक्की देने के वाले से भी आपने बहुत चीज़ें ऐड की हैं जो बिलाशुबा काबिल तहसीन है। मज़ीद भी आपने बताया कि क्या क्या बेहतरी लाई जा रही है। सो ये इसी तरह से अगर जेलों का इन्वायरमेंट रहा तो हम जहाँ पर देखते हैं कि कैदियों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते थे और वाक़यात इस तरह के होते थे, इन सब चीज़ों में कमी मज़ीद भी आएगी। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचे अपने इख्तिताम को। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।